हे गाइस, वेलकम टू जीटेक एजुकेशन। आपका स्वागत है शेयर योर थॉट के नए एपिसोड में। अभी हम पहुंचे हैं कविशाला के ऑफिस में। कविशाला एक वेबसाइट है एंड एप्लीकेशन का है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। आज हम आए हैं कविशाला के फाउंडर मिस्टर अंकुर मिश्रा से मिलने और उनसे बात करेंगे, उनके थॉट्स को जानेंगे। आपको और भी चीज़ें इसमें धीरे धीरे पता चलेंगी, जो भी चीज़ें ओपन होंगी। ये बेसिकली एंटरप्रेन्योर तो हैं ही, उसके बाद इन्होंने 5 किताबें भी लिख लिया है। 5 किताबों के ऑथर भी हैं और इनकी सारी किताबें इनके वेबसाइट पे और जगहों पे मिल जाएंगी। शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। सो आइए, सबसे पहले हम वेलकम करते हैं अंकुर मिश्रा सर का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, यहाँ पे बुलाने के लिए और हमारे ऑफिस में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, हम इस सीरीज़ में हम बात करते हैं कि आपके थॉट्स क्या हैं किसी भी बार जो भी आप काम कर रहे हैं उसको लेके, सोसाइटी को लेके। एक ऑथर हैं तो एज अ ऑथर आप क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सर, जो आपकी 2 कंपनीज़ हैं, कविशाला और फोरेंटेक, तो कविशाला क्या है और ये किस तरह से कविशाला बन के उभर के आया। ये कविशाला के पीछे आज सब लोग कविशाला के बारे में जानते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि कविशाला के पीछे हर वेंचर के पीछे कहानी होती है। कोई भी हो कि हर किताब के पीछे कहानी होती है, हर कंपनी के पीछे कहानी होती है। उसी तरह से कविशाला के पीछे भी एक कहानी है। मुझे लिखने का शौक़ था। मैं करीब क्लास 10th और 11th से आर्टिकल्स लिख रहा हूँ। जब तक मैं अपने होम टाउन में था, जब तक स्कूलिंग कर रहा था, तब तक ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर नहीं था लोकेलिटी में जिसमें मेरा आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ हो। तो बट वहाँ पे उस टाइम पे कविताओं का या कहानियों का या फिर किताबों का शौक़ नहीं था। मुझे कभी नहीं सोचा था कि कहानियाँ लिखूँगा, किताबें लिखूँगा या कविताएं लिखूँगा। मैं लिखता था जो सामाजिक मुद्दे होते थे, जो लोगों की समस्याएं होती थी, उसकी आवाज़ उठाने के लिए मैं लोकेलिटी के जो न्यूज़पेपर्स होते थे वहाँ पे आवाज़ उठाता रहता था। मैं वहाँ से निकला, स्कूलिंग ख़त्म हुई। स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद में इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। अब जैसा होता है कि सब लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उसमें लोग पक जाते हैं उन सब्जेक्ट्स में, हो चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे डेटा स्ट्रक्चर हो। अगर कंप्यूटर साइंस से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे, है ना। तो इन सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते आप पक जाते हैं। तो आपका साहित्य की तरफ रुझान आपका बढ़ने लगता है। आप कविताओं को पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप कहानियों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप नॉवेल्स पिक करना शुरू कर देते हैं जो आपका एक माइंड चेंज कर पाएँ, कि आपका जो तकनीकी ज्ञान है उससे बाहर निकल के आपका माइंड लाइट कर पाएँ। तो मैंने बीटेक करते हुए, बीटेक 3rd ईयर है, 4th ईयर में नॉर्मल छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी कविताएं लिखनी शुरू की। उन कविताओं कहानियों का कॉलेज के बाद, जैसे कॉलेज ख़त्म हुआ हमारा, मैंने कोशिश की कि उन कविताओं को कहीं पब्लिश कराऊँ, किताब का फॉर्म दूँ। बट किसी वजह से, बहुत सारे रीजंस थे उसकी, वो पब्लिश नहीं हुई। मैंने फिर फाइट मारनी शुरू करी। तो 2016 में जाके मेरी पहली कविताओं की जो किताब है, क्षणिक कहानियों की विरासत, सबसे पहली किताब वो पब्लिश हुई, जो कविताओं की हिंदी में किताब थी वो। इसके बाद आपने कविशाला के बारे में पूछा, तो कविशाला की यात्रा जो शुरू होती है इन्हीं सब जो स्टेप्स होते हैं ना, एक सीढ़ी के छोटे छोटे, तो उन्हीं स्टेप्स में से ये स्टेप्स हैं। उसके बाद मैंने जब कविताएं अपनी पब्लिश करा दी तो मुझे लगता था कि कविताएं लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। हम सबको पता है कि कविताओं या किताबें कितने लोग पढ़ते हैं। कविताओं की किताबें तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो किताबें तो बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो मैंने सोचा जो एक अच्छी चीज़ लिखी गई है कि उन किताबों में उन किताबों में नहीं बोलूँगा, उस किताब में जो एक 40 साल की व्यक्ति की भी व्यथा थी, एक 18 साल के व्यक्ति की भी व्यथा थी। तो जो हर उम्र के पड़ाव होते हैं ना, और हर उम्र के बारे में उस किताब में कविताओं के जरिए कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की गई थी। तो मैंने मंच ढूंढने शुरू किए। मैंने बहुत प्रतिष्ठित मंच है इंडिया में, दिल्ली एनसीआर में तो बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। बट वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे जो चेहरे होते हैं वो सब सेलिब्रिटी फेसेस या फिर बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े लेखक, वो चेहरे उन मंचों पे मिलेंगे आपको। और वही चेहरे मिलेंगे, दोबारा रिपीट हो कि अगले साल जाएंगे तो फिर वही चेहरे बैठे होंगे, उसके बाद जाओगे तो वही चेहरे बैठे होंगे। तो सबसे पहला जो प्रयास था कि हम ऐसा मंच बनाएं जहाँ पे नए राइटर्स को, नए कवियों को, नए कहानीकारों को, नए रचनाकारों को, नए साहित्यकारों को एक मंच मिल सके।
छोटे स्तर पे हो, बड़े स्तर पे हो, बाद में हम डिसाइड करेंगे, बट एक मंच मिलना चाहिए। तो उस मंच को देने के लिए, उस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए हमने कविशाला की शुरुआत की, जो 2017 के लगभग आखिरी में था। तो वहाँ पे हमने कविशाला मीटअप्स करके इनिशिएटिव शुरू करा, जो हमने अगर 2017 से लॉकडाउन के पहले तक की बात करें तो कम से कम 50 शहरों में हमने कविशाला मीटअप्स किए हैं और करीब 500 से ज़्यादा इवेंट्स किए हैं। करीब टोटल अगर हम कैलकुलेशन करें तो करीब 50,000 लोगों ने सारे शहरों में मिला के, सारे मीटअप्स मिला के 50,000 लोगों ने, कविता लिखने वालों ने, कहानीकारों ने अपना साहित्य लोगों तक पहुंचाया, लोगों के साथ डिस्कस करा। और ये वही था जब आप ढूंढ रहे थे, आप प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे, आपको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे थे, तो आपने अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जो कविशाला बन के अभी उभर कर आया है। जी जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं कविशाला से जुड़ा था 2017 में ही सर ने शुरुआत की थी, और उस समय मुझे भी, हमारा सर का मिलना भी बहुत एक इसी तरह का था। साहित्य ही एक ऐसी चीज़ थी जिससे हम मिल सके थे। सर ने कविशाला बनाया था, तब ये वर्डप्रेस पे हुआ करता था, मुझे याद है, और तब मैंने रजिस्टर किया था। फिर मैंने इन्हें ढूंढा था सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बात हुई थी, एंड धीरे धीरे हम वहाँ से बात करते हुए कनेक्ट हो पाए। 2019 में मैं इनसे पहली बार जब दिल्ली आया था तो मिला था इनसे, फिर चीज़ें ऐसे मिलती गई, हमारे साथ होते गए। आज देखिए, मेरा बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे इस शो में सर आएँ और अपनी बातों को रखें। तो इस तरह से हम लोग मिले थे। और देखिए, आप अभी जान गए हैं कि कविशाला बनने का रीज़न क्या था। जब कोई भी इनको मंच नहीं मिल पाया उस तरह का, तो इन्होंने लोगों के लिए मंच बना दिया। अभी अप्रोक्स 10 मिलियन लोग हर महीने आपके वेबसाइट को विजिट करते हैं, राइट? हाँ, वेबसाइट पे एक अलग नंबर है, लगभग 10 मिलियन लोग वेबसाइट या एप्लीकेशन के थ्रू कविताएं, कहानियां पढ़ते हैं। सोशल मीडिया पे करीब 100 मिलियन का इम्प्रेशन है मंथली, कि कहीं ना कहीं से लगभग सारे प्लेटफॉर्म्स अगर मिला लें तो लगभग 100 मिलियन पीपल जो मंथली हैं वो आपकी कविताएं, आपकी कहानियाँ, आपकी रचनाएं, या फिर जो भी कविशाला प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जाता है वो लोगों तक पहुंचता है। ये बहुत बड़ी नए लेखकों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कविशाला। मैं हर जगह देखता हूँ कविशाला के साथ साथ फॉरेन टेक भी, आपकी जो कंपनी है उसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत देखी है, पढ़ी है। तो ये फॉरेन टेक है क्या, बेसिकली किस तरह से काम करता है? यार, मेरा ना हमेशा से लक्ष्य रहा है कम्युनिटी बिल्डिंग पे, है ना। मैं ग्रुप्स बनाना, मतलब मुझे पसंद है कि जो अच्छे माइंड वाले लोग हैं, अच्छे दिमाग वाले, वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, है ना। वो टेक्नोलॉजी में हो सकते हैं, वो आर्ट में हो सकते हैं, वो लिटरेचर में हो सकते हैं, वो किसी भी एरिया में हो। तो मुझे पसंद है कि वो लोग, उनकी कम्युनिटी बने। तो फॉरेन टेक कुछ नहीं था। फॉरेन टेक का जो बेस लाइन है वो है आई स्टार्टअप फॉर स्टार्टअप्स। तो फॉरेन टेक शुरुआत करने से पहले मैं कई सारी बड़ी कंपनीज में, कई सारे स्टार्टअप्स में मैंने काम किया। उन स्टार्टअप्स में मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आई, जो थी डेवलपर्स की, डिज़ाइनर्स की, मार्केटिंग के जो लोग हैं उनकी, कि वो लोग, अच्छे लोग वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे। कि वो किसी स्टार्टअप में कोई मार्केटिंग की किल्लत से जूझ रहा है, कोई डेवलपमेंट की किल्लत से जूझ रहा है। तो मैंने कोशिश की कि क्यों, अगर उनको रिसोर्स नहीं मिल रहे हैं तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर आके वो अपनी जो भी प्रॉब्लम है, उनके डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, उनके डिजाइनिंग की प्रॉब्लम है, उनके मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, उनको सोशल मीडिया की प्रॉब्लम है, उनको सारी चीज़ें एक जगह मिलें। कि उनको अच्छे डेवलपर्स, अच्छे डिजाइनर्स, जो अच्छे लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे मिले, जो फॉरेन टेक था। तो फॉरेन टेक का जो बेस था वो था कम्युनिटी बिल्डिंग, जिसमें बहुत सारे डेवलपर्स को जोड़े हैं, बहुत सारे डिजाइनर्स को जोड़े। जो अच्छे लोग हो सकते हैं, अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम किसी भी तरीके से ऑनबोर्ड करें, फ्रीलांसिंग से एड ऑन करें, किसी भी तरीके से उनको जोड़ के हम एक फॉरेन टेक में स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करें। जो टेक्निकल लोग होंगे, जो मार्केटिंग के लोग होंगे, जो डिजाइनर होंगे, वो अलग अलग फील्ड से लोग होंगे, बट वो किसी भी स्टार्टअप की रिक्वायरमेंट है तो वो आइडिएशन टू एग्जीक्यूशन एंड तक वो फॉरेन टेक फुलफिल कर सके। कि कोई आइडिया लेके आया हमारे पास, उसका डिजाइनिंग कैसा होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, कौन करेगा, सोशल मीडिया कैसे होगी, वो सब कुछ फॉरेन टेक बताएगा आपको और उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये फॉरेन टेक का आइडिया था और फॉरेन टेक इसी पे अभी भी काम कर रहा है। जी जी। सो गाइज, जैसे फॉरेन टेक के बारे में आपने सुना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से विजिट करके फॉरेन टेक के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। सर, जैसा मैं जानता हूँ आपकी 5 किताबें पब्लिश हो गई हैं, 6ठा पर आप काम कर रहे हैं। आपके सोशल मीडिया से पता चलता है कि 6ठी किताब आपकी आने वाली है। तो आप एक ऑथर हैं, एज अ ऑथर आप सोसाइटी को किस नज़र से देखते हैं? या तो राइटर का जो नज़रिया होता है, एक्चुअली मुझे लगता है जो लेखक होता है ना, वो समाज का एक 5वां स्तंभ होना चाहिए। जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र का 5वां स्तंभ होना चाहिए। पत्रकारों को हमने रखा हुआ है 4थे स्तंभ में, बट पत्रकारों का कहीं ना कहीं, या फिर पत्रकारिता कहीं ना कहीं बहुत
बिगड़ी हुई है। जो अभी के हालात हैं वो फ्री मॉडल नहीं बचा है। मैं ये बोलूँगा कि वो ना उसका वो बेसिकली पत्रकार भी लेफ्ट विंग राइट विंग सेंट्रिक उनकी वो धारणाएं बन चुकी हैं, है ना। पत्रकार और लेखक क्या होता है, जो समाज की किसी भी बुरी से बुरी आदत को बुरा बताता है, अच्छी से अच्छी आदत को अच्छा बताता है ना। वही लेखक का नज़रिया होता है। तो लेखक को मैं किस तरह से देखता हूँ, लेखक समाज के लिए आईना होता है। लेखक जो लोकतंत्र उसका चौथा स्तंभ होना चाहिए, पांचवा स्तंभ होना चाहिए। तो लेखक जो देखता है उसको वही लिखे, उसको तोड़ मोड़ के नहीं लिखे कि किसान आंदोलन चल रहा है तो किसान आंदोलन की वास्तविकता क्या है। अब ये नहीं कि अगर मैं लेखक हूँ, मुझे लेफ्ट विंग की विचारधारा पसंद है या राइट विंग की विचारधारा पसंद है, तो वो जो किसान आंदोलन है उस किसान आंदोलन को मैं लेफ्ट विंग की या राइट विंग की तरह लिखने लगूं, है ना। मुझे वो पॉलिटिकल विचारधारा है मेरी, वो कोई भी हो सकती है, बट मैं एक लेखक हूँ। लेखक की जो परिभाषा है, लेखक की जो डेफिनेशन है वो अलग बनाई गई है ना। वो समाज के लिए आईना है कि जब जो आप बताएंगे वही समाज समझता है। जी, जी। आप किसी भी आंदोलन या किसी भी इंसिडेंट को जिस तरीके से बताएंगे, इंसिडेंट एक्स से आप बताएंगे वाई, तो जनता वाई समझेगी, आपके जो पाठक हैं उसको वाई समझेंगे। तो लेखकों का जो आज के मतलब तारीख में परिवर्तन हो रहा है विंगों की तरफ या फिर विचारधाराओं की तरफ, वो नहीं होना चाहिए। लेखकों को एक्स बताना चाहिए, वाई को वाई बताना चाहिए। बहुत कड़वा सच है तो उसको कड़वा सच बताना चाहिए। सॉल्यूशन निकालने वाले निकाल लेंगे, आप सॉल्यूशन मत निकालिए, आप उसमें अपना जजमेंट मत दीजिए, वो जैसी चीज़ है वैसी चीज़ बताइए। तो यही मेरा लेखकों पे और जो कलमकार हैं आज के उन पे ये मेरे विचार हैं। ये आप लेखकों के विचार आपके। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि एज अ ऑथर, एज अ लेखक, आप समाज को किस नज़र से देखते हैं। मतलब समाज में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको ऊपर उठ के आनी चाहिए, या फिर किस चीज़ को दबाना चाहिए। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो अभी बहुत सारे गाँव में और देहातों में ऐसा है कि लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया जाता है, या फिर औरतों को मतलब बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, घर देखो। तो क्या औरतों को सिर्फ घर देखना चाहिए? नहीं, ये यार गलत विचारधारा है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बहुत परिवर्तन आ रहा है इस विचारधारा में। लोग गाँवों से शहरों की तरफ चल रहे हैं, और जो गांव में लोग हैं वो भी लड़कियों को पढ़ाना चाह रहे हैं ना। लड़कियों को अब चूल्हे तक कोई भी सीमित नहीं रखना चाह रहा है, और उसमें चेंजेस आ रहे हैं। आप पुराने नंबर्स में देखोगे, अब के नंबर्स में देखोगे तो बहुत परिवर्तन है। और आप एजुकेशन में देखोगे, आप देखो ना कि आप मतलब इंडिया में आप लीडिंग पीपल देखो कि अगर निर्मला सीतारमण इतनी बड़ी मिनिस्ट्री संभाल सकती हैं, तो लड़कियां औरतें गांव से बाहर निकलकर पढ़ाई भी कर रही हैं। उनके जो गार्जियंस हैं वो उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और इसमें सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं। समाज केवल सरकारों से नहीं बनता है। समाज व्यक्तिगत विचारधारा होती है ना, जो व्यक्ति का एक इंडिविजुअल भी कुछ ना कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो निभानी पड़ेंगी, है ना। जो वो जब तक नहीं निभाएगा तब तक सरकारें कुछ नहीं कर लेंगी, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर लेगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे कि आपकी लड़की, आपकी औरत पढ़ाई करे, जाके कहीं पे जॉब करे, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। उसमें केवल आप इंडिविजुअल हो जो उसमें चेंज ला सकते हो। चेंजेस मुझे लग रहा है आ रहे हैं, है ना। उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। क्या मानना ये है कि सोसाइटी में हर एक की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है तो सोसाइटी भी ग्रो करती है। बिल्कुल। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। वो जरूरी नहीं कि लड़कियों की पढ़ाई में हो, या फिर जो ग्रामीण एरिया है वहाँ की दशाओं में हो। वो शहरों में बहुत सारी समस्याएं हैं। जी। जो शहरों की भी समस्याएं हैं, वो भी जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो चाहे प्रदूषण की समस्या हो, चाहे बड़े बड़े आंदोलन शहरों में होते हैं उनकी समस्याएं हों, उनकी आवाज़ें उठानी हो, वो जब तक इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझेंगे तब तक कोई चेंजेस नहीं आ सकते। उसके लिए सबको अपना जो एक बहुत छोटा सा वो होता है, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। जैसे घर में आप अपने बच्चों को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके, अपनी वाइफ को लेके, अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके जो छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसको थोड़ा सा बड़ा और करना है। आपको 2% 5% और बड़ा करना है, जो सोसाइटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप जिससे आप उठा सकते हो। जी सर, आप जैसा मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था और मैं चीज़ें देख रहा था इस इंटरव्यू से पहले, तो जैसे मुझे पता चला कि आप कॉलेज के बाद कुछ सालों तक आपने जॉब भी किया, राइट। सो जॉब किया, उसके बाद आपने जॉब क्विट किया और एंटरप्रेन्योर बने। 2 कंपनी के फाउंडर भी हैं, 2 कंपनी चला रहे हैं, बहुत अच्छी, मैं देख रहा हूँ ग्रो भी कर रही हैं। तो सर
आप इन दोनों को कैसे, ये इंटरप्रेन्योर और जॉब दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसको कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं? अच्छा जी, तो यार मैंने ना कहीं एक कोट पढ़ा था कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। जी। एक वो लोग होते हैं जो खुद के सपने पूरे कर रहे होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो दूसरों के सपने पूरे कर रहे होते हैं। जी जी। है ना? जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप में बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों सपने पूरे कर रहे हैं। जो जॉब कर रहा है वो किसी और के सपने पूरे कर रहा है, वो बिल गेट्स के सपने पूरे कर रहा है, वो स्टीव जॉब्स के सपने पूरे कर रहा है। जो एंटरप्रेन्योरशिप में है, खुद का स्टार्टअप या कुछ खुद का कुछ कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो वेबसाइट बना के ऐप्स बना के कुछ कर रहा हो, है ना? वो गांव भी हो सकता है, वो खुद का कुछ बिजनेस कर रहा है, खुद का छोटा सा उसने अपना बिजनेस डाला हुआ है, छोटी सी दुकान खोली हुई है, वो भी एंटरप्रेन्योर है ना? वो भी अपना बिजनेस कर रहा है, वो अपने सपने पूरे कर रहा है ना? उसको अपनी दुकान चलानी है, अपनी दुकान चला रहा है वो। तो यार मैंने बहुत यही लाइन पढ़ी थी मैंने, तो मेरा पहला जॉब क्विट करने का भी रीज़न यही था कि मुझे खुद का कुछ करना था। जो कि सपने हैं, एक ही लाइफ मिली है, लाइफ बहुत छोटी होती है, तो उस लाइफ में एक टाइम के बाद हमें ये गिल्ट ना रहे कि उस टाइम पे हम ये कर सकते थे, हमने नहीं करा, है ना? फेल होना, सक्सेस मिलना, कुछ फेल हो जाना वो सेकेंडरी है। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, सफलता असफलता आप पहले से जज नहीं कर सकते हो, है ना? आपको प्रयास करना पड़ेगा, वो चाहे जॉब में हो। जॉब में भी आपको तुरंत बहुत सारी उपलब्धियां नहीं मिल जाएंगी, उसमें भी आपको प्रयास करने पड़ेंगे। आप खुद का कुछ कर रहे हो तो उसमें भी आपको प्रयास करने पड़ेंगे, है ना? तो प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। तो यही डिफरेंस है यार कि जो जॉब कर रहे हैं जॉब वाले वो भी खुश हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी खुश हैं, बट फ़र्क है ये कि कुछ के सपने पूरे खुद के सपने पूरे कर रहे हैं, कुछ दूसरों के सपने पूरे कर रहे हैं। बाकी डिफ़िकल्टीज हैं अपनी अपनी। जैसे इस कोड को जो आप कहीं भी आपने पढ़ा, अगर इसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो जैसे बिना जॉब करने वालों को मतलब अगर नहीं लेते हम, तो आपका बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ता है। जैसे आपने बताया कि वो स्टीव जॉब्स के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर जॉब नहीं करेंगे फिर वो भी तो अकेला रहेगा। मैं वही बोल रहा हूँ आपसे कि दोनों लोग खुश हैं जी। ये इंसान की विचारधाराएं होती है। वो कोट मुझे हिट कर गया, जरूरी नहीं कि सबको हिट करे, है ना? मेरे दिमाग में वो कोट घुस गया, वो जरूरी नहीं कि सबके दिमाग के लिए राइट वही हो। मेरा राइट सबके लिए राइट नहीं हो सकता है ना, सबका राइट मेरे लिए राइट नहीं हो सकता है ना? वो कोट मेरे लिए था कि मुझे दिमाग में कहीं ना कहीं हिट कर गया कि मुझे अपने सपने पूरे करने। और बहुत सारे लोगों में, जब तक जॉब में था, जॉब में खुश था मैं। जब तक मैं अपनी जॉब कर रहा था तब तक जॉब में खुश था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं जो भी मेरा लास्ट वेंचर था वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें करी हैं, मतलब वहाँ पे कॉलिंग से लगा के, डेवलपमेंट से लगा के, मार्केटिंग से लगा के सारी चीज़ें करी हैं मैंने वहाँ पे, बट मैं खुश था वहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई जॉब में खुश है तो मैं भी जॉब में खुश रहूँ, या कोई स्टार्टअप में, या फिर कोई अपना बिजनेस करके, या फिर कुछ अपना करके खुश है तो मैं भी उसी चीज़ में खुश रहूँ। सबका जो राइट होता है वो मेरा राइट नहीं हो सकता है, जो मेरा राइट है वो सबका राइट नहीं हो सकता है, दोनों में फ़र्क है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस है, जो जहाँ है वहाँ हैप्पी है। सर, जैसा आपने जॉब क्विट किया और फिर आप एंटरप्रेन्योर बने, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहाँ तक मुझे पता आती है वो फंडिंग्स की आती है, फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए क्या हो सकता है? यार फाइनेंशियल इश्यूज मतलब फाइनेंशियल इशू को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं? जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? नए स्टार्टअप से यार देखो, फंड रेजिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी वेंचर के लिए, है ना? अगर स्टार्टअप है, आप मिलेनियर हैं, बिलेनियर हैं पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको फंड रेज करना बहुत ज़रूरी है एक एक्सपेंशन के लिए। आप स्टार्टिंग की 2 सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो, बहुत जल्दी चढ़ सकते हो, है ना? अगर आपका गोल है कि आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाना है, तो आपको सारी स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी, है ना? सारी स्टेयर्स के लिए अलग अलग एनर्जी लगती है, राइट? तो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया, आप फर्स्ट स्टेयर क्रॉस, सेकंड स्टेयर क्रॉस कर दी, थर्ड स्टेयर क्रॉस कर दी, बट उसमें मान लो 25 अगर स्टेयर्स हैं, तो 25 स्टेयर तक पहुँचते पहुँचते आपको अलग लेवल की एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी फ्यूल जो होता है स्टार्टअप्स के लिए, वो केवल 2 चीज़ें होती हैं, उसके रिसोर्सेज और पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारे स्टार्टअप्स के लिए, इनिशियली एटलीस्ट। वो चाहे कस्टमर एक्विजिशन में हो, चाहे प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट में हो, चाहे मार्केटिंग में हो, चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे अच्छे रिसोर्सेज को लाने में हो, किसी भी वर्टिकल में हो, पैसा बहुत ज़रूरी है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप अगर मिलेनियर बिलेनियर पहले से हैं, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो आपको फंड नहीं चाहिए। बट अगर
आप खुद से कुछ सेल्फ मेड कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हो सकता है आपकी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर तो आप क्रॉस कर जाओ, बट उसके बाद आपको फोर्थ लेयर से 25th लेयर तक पहुंचना है। उसको स्केल करने के लिए, जिसको हम स्टार्टअप्स के टर्म्स में बोलते हैं कि हमें बिजनेस स्केल करना है, बिजनेस ग्रो करना है, उसके लिए अच्छे रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए आपको ऑफिस चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए आपको टूल्स चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, तो हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाना है, उसके लिए पैसा चाहिए, मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो मेरा यही सजेशन है सारे स्टार्टअप्स को, इवन मैं, ठीक है कविशाला जो है वो इनिशियल रेवेन्यू स्टेज पे है कि थोड़ा बहुत पैसा मंथली बनाने लगा है, बट हम भी फंड रेजिंग के लिए जा रहे हैं, हम भी फाइट मार रहे हैं कि हम फंड रेज कर पाएँ और अच्छा फंड रेज कर पाएँ, ताकि जो हमारे विजन है कविशाला को लेके हम वो फिल कर पाएँ। तो फंड रेजिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी वेंचर को तीसरे स्टेयर से 25th स्टेयर तक या सेकंड फ्लोर तक पहुंचने के लिए। बट सेकंड फ्लोर में पहुंचने के बाद में उसको नेक्स्ट फ्लोर में पहुंचने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो ये जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स को आगे बढ़ाने के लिए, स्केल करने के लिए या ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है केवल पैसा, क्योंकि रिसोर्सेज भी पैसे से आएंगे, कोई भी चीज़ वो बनेगी वो पैसे से बनेगी। तो पैसा की है किसी भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के लिए। तो सर ये जैसे आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी ज़रूरत पड़ती है फंड रेजिंग। जिसके पास मिलियन पैसे हैं, बिलियनियर है, उसके लिए तो कोई इश्यूज़ नहीं है, उसका पैसा डूब भी जाए तो। बट जो अगर नए स्टार्टअप हैं जिनके पास फंडिंग की कमी है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं? जी ना, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आजकल बहुत सारे एक्सेलरेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं। पहली चीज़ है कि आपको देखिए, आइडिया दो तरीके के होते हैं कि आपको एक अंधविश्वास होता है आइडिया पे कि चलेगा, बट उसके लिए आप फाइट नहीं मार रहे होते हैं, है ना। दूसरा होता है कि आइडिया में कॉन्फिडेंस है कि आइडिया चलेगा, आपको अंधविश्वास नहीं, बट आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए उसके लिए, है ना। तो अंधे विश्वास वाले आइडिया ना, कि अगर लगता है आपने ट्राई किया, मार्केट में देखा, 5 लोगों से बात करी, 5 लोगों ने आपको एडवाइस करा कि यार ये नहीं चलेगा आगे, उसमें ना कभी जिद पकड़ के नहीं बैठना चाहिए कि आप जिद पकड़ के बैठ जाओ कि भाई इसी आइडिया में मुझे काम करना है। उस आइडिया पे हमेशा भी स्ट्रगल करोगे। क्योंकि अगर अगले, ठीक है आपने 20 लोगों से पूछा, 10 लोगों ने आपसे कहा चल सकता है, 10 लोगों ने बोला नहीं चल सकता है, तो ठीक है, वो तो उसमें फाइट मार सकते हो। आपको 20 में से 19 लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं चलेगा, इसमें हमारे लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, या कुछ भी है कि कुछ भी एडिशनल नहीं निकल रहा है, तो हमें उस आइडिया पे फाइट मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा है, दूसरे आइडिया पे काम करो या जॉब करो। अगर आपका आइडिया जो लोग हैं वो प्रूव कर देते हैं कि भाई आइडिया ठीक है, तब आप जाते हो नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पे आपको आइडिया पे काम करना है, कस्टमर्स लेके आना है और पैसा रेज करना है। तो फंड रेज करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं कि आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाओगे, आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो एक्सेलरेशन प्रोग्राम है, बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारी VCs हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे, ऑलरेडी लिस्टेड हैं। और अच्छे आइडियाज हमेशा फंड रेज कर लेते हैं, अच्छे आइडियाज हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। तो एक तरीका ये है कि आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाके इन्वेस्टर्स को अप्रोच करिए। बहुत सारे एक्सेलरेशन प्रोग्राम हैं, YC है, जो इंक्यूबेशन प्रोग्राम चलाते हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, तो उन इंक्यूबेटर्स के थ्रू जाइए, वो आपको गाइड करेंगे। एक्सेलरेशन प्रोग्राम में वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप स्टार्टअप को मैच्योर बना सकते हैं। आपका स्टार्टअप का आइडिया अच्छा है, आपने डेवलप कर लिया, बट डेवलपमेंट टू मार्केट का जो वैलिडेशन होता है, वहाँ तक का जो पाथ है, वो आपको जो एक्सेलरेशन प्रोग्राम वाले वेंचर्स हैं या फिर इंक्यूबेशन वेंचर्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि इसको आपको रेवेन्यू पे कैसे लेके जाना है। आपने आइडिया तो बना दिया, बट ये पैसा लेके कैसे आएगा, ये प्रॉफिटेबल कैसे बनेगा, रेवेन्यू लेके कैसे आएगा, मॉनिटरी कैसे इन्वॉल्व होगी इसमें, तो वो सारा आपको गाइड करेंगे, वो सारा आपको मैच्योर बनाएंगे। जो इस तरीके के एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जो आपके इंक्यूबेटर्स होते हैं, वो आपको मैच्योर करेंगे आपके स्टार्टअप को। तो आप इनके थ्रू जाइए, ये आपको गाइड करेंगे कैसे फंड रेज कर सकते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करेंगे। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है आपका कि आप किसी पर्सनल, आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली का फंड बहुत चलता है, जो मतलब मोस्टली स्टार्टअप्स में इनिशियली जो होता है वो आपको आपके आइडिया में पैसा नहीं डालता है, कोई आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी में पैसा डालता है। आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप पे लोगों को कितना कॉन्फिडेंस है, आप पे अगर 100 रुपये कोई लगा सकता है, तो वो इनिशियली आपके चाहे 100 रुपये हो, चाहे 100 मिलियन हो, चाहे 100 बिलियन हो, चाहे 100 CR हो, चाहे 100 रुपीज़ हो, वो आप पे लगाएगा, आपके आइडिया पे नहीं लगाएगा, है ना। आपका आइडिया आप मार्केट में लेके जा रहे हो अभी, है ना, वो अभी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है, वो रिस्क ले रहा है, वो फेल भी हो सकता है। तो वो जो इनिशियली लगा रहा है वो आपके आइडिया पे लगा रहा है। तो जो इनिशियल फंड्स हैं आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिल सकते हैं, जो एंजल इन्वेस्टर बनते हैं, मोस्टली यही होता है
90% केसेस में जो स्टार्टअप्स में होता है वो फर्स्ट जो राउंड निकलता है या पहला फंड रेज करते हैं वो फ्रेंड्स एंड फैमिली से होता है या फिर एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो आप पे बिलीव करते हैं, आपके आइडिया बिलीव नहीं करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू जाके आप फंड रेज कर सकते हैं। सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब एक लोगों तक आवाज़ पहुंचाई मेरी, और कविशाला के बारे में, फॉरेन टेक के बारे में क्या आइडिया हो सकते हैं वो लोगों तक पहुंचे, और हम क्या क्या कर सकते। कविशाला बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा है इन फ्यूचर में जो स्किल डेवलपमेंट में है, ताकि लोग, आजकल होता है लिटरेचर को स्किल नहीं मानते हैं, तो लिटरेचर को स्किल कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, उससे पैसा कैसा अर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो कविशाला जिनमें काम कर रहा है, जिनमें फॉरेन टेक काम कर रहा है, तो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वार्तालाप के लिए, इस बातचीत के लिए। जैसा कि सर ने कहा कि कविशाला बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेके आ रहा है। कविशाला के लिंक जो है www.kavishala.in, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कविशाला और फॉरेन टेक के दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। सर से मैं बोलना चाहूँगा, एक बार आप मेरे चैनल के लिए कुछ वर्ड बोलिए, और वो जो बोलते हैं सब्सक्राइब। गुलशेर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। इनके जो चैनल में जो एक्टिविटीज़ होती है, मुझे थोड़ा यूट्यूब का ज्ञान कम है, तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो आए। चूँकि इस तरीके की अगर बातें लोगों की बातें आप तक पहुँचेंगी, तो आप देखिए, होता क्या, सुनना सबको चाहिए, पता नहीं किसके सुनते समय आपको किससे क्या ऐसी चीज़ मिल जाए जो आपके लाइफ को पूरा चेंज कर दे, है ना। तो अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए। और आपको, तो मुझे लगता है कि इस जो इन्होंने ये श्रृंखला चलाई, इसमें अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों को लेके आ रहे हैं, तो उनको सुनिए आप, और जिनसे जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो अडॉप्ट करिए। ज़रूरी नहीं कि आप सारा कुछ जो बोल रहे हैं तो सारा कुछ आपको रखना है अपने पास, सारा कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप उतना रखिए जितना आपको लगता है कि आपकी लाइफ में हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं फिर से बोलूँगा आखिरी में, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।